सेट बुक एनालाइज का आज का टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोहरी परत यानी डबल लेयर्ड से बनी कोशिका के कोशिका द्रव्य में एक जाल नुमा संरचना होती है जो कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्रक तक समस्त कोशिका द्रव्य में फैली होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण कोशिका का कोशिका द्रव्य अनेक छोटे छोटे खंडों में बटा होता है, अतः इन्हें इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट भी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर भी कहते हैं। उपस्थिति एंडोप्लाज्मिक मैमल्स की आरबीसी एवं जीवाणु तथा विषाणु कोशिकाओं को छोड़कर सभी जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज सर्वप्रथम गार्नियर ने 1897 में किया था। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंडोप्लाज्मिक की संरचना एवं इसके कार्यों के बारे में पोर्टर ने 1947 एवं थॉमसन ने बताया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अध्ययन करने पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपस में संबंधित वेसिकल ट्यूब्यूल का जटिल शाखान्वित सिस्टम है। इसमें निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं। पहला है सिस्टर्नी। ये लंबी चपटी एवं थैलेनुमा आशाखित नलिकाएं हैं जो एक दूसरे के समानांतर स्थित होती हैं। ये केंद्रक के चारों ओर बिखरी रहती हैं। इनकी सतह में राइबोसोम्स लगे हुए पाए जाते हैं। जिन कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है उन कोशिकाओं में ये अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये है सिस्टर्नी का डायग्राम, जिसमें सिस्टर्नी जो होती हैं ये ऊपरी लेयर्स पे लगे होते हैं और इसमें राइबोसोम्स भी लगे होते हैं। सेकंड है वेसिकल्स। ये झिल्ली यानी मेम्ब्रेन से घिरी अंडाकार ओवल संरचनाएं होती हैं। ये वेसिकल का स्ट्रक्चर है। फिर थर्ड है ट्यूब्यूल्स। ये शाखान्वित संरचनाएं हैं जो सिस्टर्नी एवं वेसिकल्स के चारों ओर रेटिकुलर सिस्टम बनाती हैं। ट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का उद्गम यानी ओरिजिन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह माना जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का उद्गम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन के द्वारा होता है। सीके विट्स तथा पैलेडे ने 1966 के अनुसार कोशिका साइटोप्लाज्म में पहले कणिकामय यानी कि ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा इसके पश्चात इससे ही अकणिकामय यानी कि एक ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार क्रियाशीलता के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। पहला है कणिकामय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी सतह यानी आउटर सरफेस पर राइबोसोम्स के कण लगे रहते हैं, जिसके कारण इनकी सतह खुरदुरी होती है। खुरदुरी सतह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बाहरी सतह से संबंधित रहती है। इसमें राइबोसोम के कण पाए जाने के कारण यह सतह मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती है। इसकी उपस्थिति तो कणिकामय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन कोशिकाओं में अधिक पाई जाती है जहां प्रोटीन संश्लेषण अधिक होता है, जैसे कि यकृत कोशिकाएं यानी लीवर सेल्स, पैनक्रिएटिक सेल्स और प्लाज्मा सेल्स आदि में। सेकेंड टाइप है अकणिकामय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि एक ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स नहीं लगे होते हैं, अतः इनकी मेम्ब्रेन सतह चिकनी होती है। चिकनी सतह कोशिका भित्ति की ओर लगी होती है। इस सतह का संबंध गोल्जिकाएं से होता है। इनकी उपस्थिति अकणिकामय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन कोशिकाओं में अधिक पाई जाती है जिनमें लिपिड, हार्मोन्स आदि का संश्लेषण होता है, जैसे एडिपोज सेल्स, स्पर्मेटोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और इंटरस्टिशियल कोशिकाएं आदि में। फिर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मॉडिफिकेशंस में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विभिन्न कोशिकाओं में परिवर्तित संरचनाओं के रूप में पाई जाती है, जो कि निम्नलिखित प्रकार से होती है। पहला है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
इसकी उपस्थिति यह रेखित एवं हृदय पेशियों में अकणिकामय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रूपांतर रूप है। इसकी खोज सर्वप्रथम वेरेटी ने 1902 में की थी। प्रत्येक पेशी कोशिका के सार्कोप्लाज्म में ट्यूब्यूल से बने जालक के रूप में होती है, जो कि लंबवत एवं शाखित नली के रूप में होती है। इसका कार्य पेशी कोशिकाओं में सार्कोप्लाज्मिक मायोफाइब्रिल्स, एक्टिन तथा मायोसिन को संकुचन के समय ऊर्जा यानी एनर्जी एटीपी वितरण करने में सहायता करता है। सेकंड है अर्गेस्टोप्लाज्म। ये कोशिका साइटोप्लाज्म में उपस्थित कुछ निश्चित फिलामेंट्स या नलिकाकार स्थान होते हैं, जो कि क्षारीय रंजक के द्वारा स्टेन लेते हैं। इनका नाम अर्गेस्टोप्लाज्म सर्वप्रथम गार्नियर ने 1899 में दिया था। नर्व कोशिकाओं में ये स्थान निसल बॉडीज कहलाते हैं। अर्गेस्टोप्लाज्म में सदैव राइबोसोम संलग्न रहते हैं। थर्ड है माइलॉइड बॉडी। पोर्टर तथा यामेडा ने 1960 के अनुसार यह अकणिकामय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो नेत्रों में रेटिना की एपिथीलियम कोशिकाओं में पाई जाती है। ये प्रकाश संवेदी स्थान होते हैं, जो कि पिगमेंट माइग्रेशन को नियंत्रित करते हैं। फोर्थ है माइक्रोसोम्स। ये कोशिका में छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में कोशिका द्रव्य में कार्यात्मक इकाई के रूप में पाए जाते हैं, जिनकी सतह पर राइबोसोम संलग्न होते हैं। इन्हें माइक्रोसोम्स नाम क्लाउडे ने दिया था 1951 में। इसमें आरएनए की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा इनकी सतह पर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया अधिक तेजी से पाई जाती है। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित एंजाइम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में अनेक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि कोशिका की संश्लेषण क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण एंजाइम्स निम्नलिखित प्रकार से हैं, जैसे स्टीयरेजेस, फिर है NADH साइटोक्रोम C रिडक्टेज एंजाइम, NADH डाइफास्फेटेज एंजाइम, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम, Mg++ एक्टिवेटेड ATPase एंजाइम तथा न्यूक्लियोटाइड डाइफास्फेटेज आदि। ये एंजाइम्स जो हैं, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो कार्य होते हैं वो हैं, फर्स्ट है फैटी एसिड्स का संश्लेषण करना, फिर है एरिल तथा स्टेरॉयड सल्फेट संश्लेषण करना, स्टेरॉइड्स जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करना, UDP यानी कि यूरोनिक एसिड का मेटाबॉलिज्म करना, UDP ग्लूकोज को डाइफास्फोरिलेशन में कन्वर्ट करना। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और कार्य फंक्शंस, जैसे कि पहला है इंट्रासेलुलर इम्पल्स का कंडक्शन करना। तो पोर्टर ने 1956 के अनुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के चारों ओर आयनिक ग्रेडियंट्स तथा इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल उपस्थित रहते हैं, जिससे यह पेशी के बाहरी स्तर से भीतरी भागों में इम्पल्स को संचारित करता है। सेकंड है इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रत्येक कोशिका के अंदर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह कार्य करता है। बेनेट 1966 के अनुसार प्रत्येक कोशिका के अंदर आने तथा उसके बाहर जाने वाले अणुओं तथा आयनों के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की तरह कार्य करता है। थर्ड है प्रोटीन संश्लेषण। कणिकामय यानी कि ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन की राइबोसोमल सतह, जो न्यूक्लियर mRNA के निर्देशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और प्रोटीन का संश्लेषण भी करते हैं। फोर्थ है एटीपी का संश्लेषण। अंतःकोशिकीय मेटाबॉलिक क्रियाओं हेतु वास्तविक स्रोत एटीपी होते हैं, जिनका गठन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। फिफ्थ है यांत्रिक अवलंबन। मैकेनिकल सपोर्ट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका को अल्ट्रा स्ट्रक्चरल कंकालीय फ्रेमवर्क प्रदान करता है तथा कोलाइडल साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को यांत्रिक अवलंबन प्रदान करता है। छठवां है एंजाइम्स क्रियाएं एवं कोशिका उपापचय। कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विभिन्न एंजाइमेटिक उपापचय क्रियाओं के लिए पर्याप्त सतह भी प्रदान करता है।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव भी देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडेस्मा में उपस्थित एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भाग को कहा जाता है। इसके हैं ऑप्शंस हैं, ए वेसिकल यानी कि वेसिकल, फिर सेकंड है माइलोइड बॉडी, थर्ड है डेस्मोट्यूब्यूल और फोर्थ है सिस्टर्ना। तो इसका सही उत्तर होगा डेस्मोट्यूब्यूल कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, कोशिका द्रव में सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन से एक क्षार करागी यानी कि बेसोफिलिक संरचना पाई गई जिसे कहा गया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं, इरगैस्ट्रोप्लाज्म या डिक्टियोप्लाज्म, थर्ड है सोमाप्लाज्म या हेक्साप्लाज्म। इसका सही उत्तर है इरगैस्ट्रोप्लाज्म। थर्ड क्वेश्चन है, राइबोसोम किसके संश्लेषण में कार्य करते हैं? ए वसा, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट या डी एल्कलॉइड। इसका सही उत्तर होगा बी प्रोटीन। जीव द्रव के पारदर्शी भाग को तकनीकी रूप में से कहा जाता है। ए एक्टोप्लाज्म, बी प्लाज्मा जेल, सी हाइड्रोप्लाज्म या डी प्लाज्मा सोल। इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोप्लाज्म। फिफ्थ क्वेश्चन है, अगर सूत्रकणिका का जैव रासायनिक विश्लेषण करना है तो उसकी सबसे उत्तम विधि होगी। ए सेंट्रीफ्यूज द्वारा कोशिका प्रयोजन का सूत्रकणिका से प्राप्त किया जाए, बी ऐसी कोशिका का चुनाव किया जाए जिसमें अधिक से अधिक सूत्रकणिकाएं उपस्थित हों, सी कोशिका को जीव द्रव कुंचित कर दिया जाए और छान कर अवक्षेप को एकत्र कर दिया जाए, या डी ऊतक को कुचल कर छान लिया जाए और अवक्षेप को एकत्र कर लिया जाए। तो इसका सही उत्तर होगा सेंट्रीफ्यूज द्वारा कोशिका प्रयोजन कर सूत्रकणिका को प्राप्त किया जाए यानी कि ए ऑप्शन। छठवां क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी? ऑप्शंस है, ए बेंडा ने, बी अल्टमान ने, सी पोर्टर ने या डी पेलाडे ने। उत्तर है सी पोर्टर ने। सेवंथ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका को यांत्रिक सहारा देता है। बी कोशिका का एंडोस्केलेटन भी कहा जाता है, या सी कोशिका का साइटोस्केलेटन भी कहा जाता है, डी इसके बारे में उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डी किसके बारे में उपरोक्त सभी। आठवां क्वेश्चन है, आकड़िकामय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रूपांतरित रूप जो रेखित पेशी में पाया जाता है होता है। ए होता है ल्यूकोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी सिस्टोप्लाज्मिक रेटिकुलम या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नवा क्वेश्चन है, पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन कोशिका में पाया जाता है। ए आकड़िकामय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी कड़िकामय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी उपरोक्त दोनों ए और बी या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सी उपरोक्त ए और बी। 10वां क्वेश्चन है, माइलॉइड बॉडी जो नेत्र में रेटिना के एपिथीलियम कोशिकाओं में पाई जाती है। ए आकणिकामय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी कणिकामय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी उपरोक्त दोनों या उपरोक्त दोनों में से कोई। इसका सही उत्तर होगा आकणिकामय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।